नमस्कार। आपका अखबार के संग में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव रैली में 4 नवंबर को एक बड़ी ही घातक और देश के लिए बहुत ही खतरनाक बात कही। उन्होंने कहा कि इस देश में सब कुछ, सारा सिस्टम, चाहे वो न्यायपालिका हो या फिर संवैधानिक संस्थाएं हो, नौकरशाही हो, और आखिर में उन्होंने कहा कि सेना को भी 10% लोग चला रहे हैं। ये सीधे सीधे देश के सवर्णों के प्रति घृणा फैलाने की कोशिश है। लेकिन सवर्णों के प्रति घृणा फैलाएं, सवर्णों के खिलाफ बोले, वहाँ तक मुझे कोई ज़्यादा ऐतराज़ नहीं है। राजनीति में ये सब खेल चलते रहते हैं, लेकिन जाति की राजनीति में सेना को घसीटना, ये मेरी नज़र में देशद्रोह से कम नहीं है। सेना का जो मोटो है, सेवा परमो धर्म। सेना में जो भर्ती होती है जाति देखकर नहीं होती है, फिजिकल फिटनेस और दूसरी जो शारीरिक क्षमताएं हैं जिनकी परीक्षा होती है उसके आधार पर होती है। तो सेना में अंग्रेज़ों के समय जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाई गई, और जाति के आधार पर रेजिमेंट बनाने का उद्देश्य ये था कि जाति के आधार पर बंटवारा हो समाज में। जो पहला सेंसस हुआ था, जो एक ब्रिटिश ऑफिसर ने किया था 1871-72 में, पहली जातीय जनगणना उसी समय हुई थी। उसने कहा था जब तक जाति रहेगी तब तक भारत एक नहीं हो सकता। राहुल गांधी उसी का एजेंडा चला रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों की बनाई हुई पार्टी है, तो अंग्रेज़ों के बनाए एजेंडे पर चल रही है। आज़ादी के बाद जो है ये जातियों के नाम पर बने रेजिमेंट धीरे धीरे ख़त्म कर दिए गए, कुछ अभी भी बचे हुए हैं। लेकिन जिन जातियों के नाम पर रेजिमेंट बचे हुए हैं वहाँ भी उन जातियों के लोग नहीं हैं। उनमें आपको उस जाति का सबसे कम प्रतिनिधित्व मिलेगा, अगर मिलेगा तो। सभी जातियों के लोग हैं, सभी धर्म और मजहब के लोग हैं। इस आधार पर जो है भारतीय सेना बंटवारा नहीं करती। भारतीय सेना का जो लक्ष्य है, जो उद्घोष है, राष्ट्र प्रथम, उसको एक तरह से अपमानित किया है राहुल गांधी ने। और राहुल गांधी ने ये पहली बार नहीं किया, वो करते रहे हैं। राजनीतिक रूप से उनको जवाब दिया जाता रहा है, लेकिन एक बार पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला। जस्टिस दीपांकर दत्ता की कोर्ट में केस आया राहुल गांधी के एक बयान का, जिसमें उन्होंने कहा था अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, असल में भारत तोड़ो यात्रा थी उनकी, जिसको वो भारत जोड़ो यात्रा कहते हैं, उसके दौरान उन्होंने कहा कि सीमा पर चीन के सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी भर्त्सना की। कहा अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह की भाषा नहीं बोल सकते। लेकिन राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो न तो किसी संवैधानिक संस्था को मानते हैं, न चुनी हुई सरकार को मानते हैं, और न ही किसी और संस्था को मानते हैं। दूसरी बात यह है कि ये आरोप लगाते हुए राहुल गांधी दरअसल कह रहे हैं कि वो मॉरली करप्ट हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मॉरली करप्ट। उनको क्या अपने परिवार का और अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता है? इस देश के पहले प्रधानमंत्री उनके पिता के नाना हुए जवाहरलाल नेहरू। काका कालेलकर कमेटी की रिपोर्ट जो बैकवर्ड कम्युनिटी को आरक्षण देने के लिए थी, उसको किसने ठंडे बस्ते में डाला? उन्होंने डाला। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने डाला। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब आई तो उसको भी इंदिरा गांधी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, नहीं लागू होने दिया। और जब वीपी सिंह की सरकार लेकर आई तो उनके पिता, राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी ने संसद में उसका विरोध किया, लगभग 2 घंटे का भाषण दिया, और कहा कि अगर ये रिपोर्ट लागू हुई, आरक्षण लागू हुआ, तो देश बर्बाद हो जाएगा। यह है इस परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड। राहुल गांधी को अगर आजकल दलितों, जनजातियों और जो है पिछड़ा वर्ग के लोगों की इतनी चिंता हो गई है, तो उनको पहले देखना चाहिए कि उनकी मां की बनाई हुई संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन, उसमें इस वर्ग का कितना प्रतिनिधित्व है। तो ये जो दान धर्म है, ये जो समाज सुधार की बात है, ये घर से शुरू होती है। राहुल गांधी बताएं कि उनके पिता, उससे पहले उनकी दादी, उससे पहले उनके पिता के नाना के शासनकाल में कितने लोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया इस वर्ग के, जिसकी बात वो आज कर रहे हैं, और उनकी क्या हैसियत है इस वर्ग के बारे में बात करने की।
कब उन्होंने इस वर्ग का समर्थन किया? पुरानी बात छोड़ भी दें तो यूपीए सरकार में उच्च शिक्षा में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिलाने की व्यवस्था की अर्जुन सिंह ने, जो मानव संसाधन मंत्री थे। अगली बार सरकार 2009 में बनी तो उनको सरकार से बाहर कर दिया गया। ये है ट्रैक रिकॉर्ड इस परिवार का। समाज के जिन लोगों की बात कर रहे हैं ये उनका रिकॉर्ड है। और जो पहला सेंसस हुआ था 1871-72 में, जिस अंग्रेज अधिकारी ने कराया था, जो सेंसस कमिश्नर था, उसने कहा था कि जब तक भारत में जातियां हैं तब तक भारत एक नहीं हो सकता। राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। उनको लग रहा है कि भारत को अगर तोड़ना है तो जातियों में बांटो। तो अभी तक वो राजनीति में, नौकरशाही में जब तक इसकी बात करते रहे तब तक बर्दाश्त के काबिल था, लेकिन सेना में और न्यायपालिका में उस समय बोल रहे हैं जब इस समय देश का मुख्य न्यायाधीश दलित वर्ग से आता है। उस समय कह रहे हैं 10% लोगों का कब्जा है। तो राहुल गांधी जो कुछ बोल रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य सुधार नहीं है। देखिए, जब लोग ऐसी बातें कमज़ोर वर्ग की उठाते हैं तो उसके पीछे उद्देश्य होता है, जो स्थिति है उसमें सुधार करना, बेहतर करना, उस वर्ग को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिलाना, उस वर्ग की जो सामाजिक स्थिति है उसको सुधारना। लेकिन राहुल गांधी का ये उद्देश्य नहीं है। राहुल गांधी का सीधा उद्देश्य विभाजन है, समाज का विभाजन, राजनीति का विभाजन और उसके बाद देश का विभाजन। ये एकमात्र लक्ष्य है राहुल गांधी का। इसके लिए उनको देश के अंदर से और देश के बाहर से विदेशी मदद लेने में कोई संकोच नहीं है। वो विदेश में जाकर कहते हैं कि भारत में जनतंत्र खत्म हो रहा, आप आइए बचाइए। और वो भारत का संबंध सुधारने के लिए कहा जाते हैं कोलंबिया, जो दुनिया के ड्रग रैकेट के लिए जाना जाता है, ड्रग व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। अब कोलंबिया से उनका क्या नाता है, कोई निजी रिश्ता है, नहीं है। बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन मुझे कोई प्रामाणिक रूप से कोई जानकारी नहीं है, इसलिए बोलूँगा नहीं। लेकिन सबको मालूम है कि क्या है मामला। आखिर राहुल गांधी कोलंबिया क्यों गए थे? इसका जवाब कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को देना चाहिए। और उनको अगर थोड़ी भी शर्म होती, ये उनको पता तो होगा ही, ओबीसी कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा उनकी सरकारों में नहीं, मतलब उनकी पार्टी की सरकारों या उनकी परिवार की सरकारों के समय नहीं मिला कब? जब एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, उसका प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री बना। और राहुल गांधी दावा करते हैं कि वो बहुत बड़े खैरख्वाह हैं पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के। तो एक कमेंट जो ओरिजिनली मेरा नहीं है, मूल रूप से मेरा नहीं है, लेकिन मैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। उनका प्रोग्राम जहाँ भी मिलता है देखने की कोशिश करता हूँ, उनकी बात सुनने की कोशिश करता हूँ। वो हमेशा तर्क और तथ्य के आधार पर बात करते हैं, इसलिए वो किसके पक्ष में जाती है बात, किसके खिलाफ, ये अलग बात है। तो कोई महामूर्ख होगा जो उनको कहेगा भाजपा समर्थक। भाजपा के खिलाफ भी, यहाँ तक कि वर्तमान सरकार के खिलाफ भी वो इतनी बार और इतनी बातें बोले हैं कि कोई भाजपा विरोधी भी शायद नहीं बोल पाए, क्योंकि बोलने के लिए आपको गाली देने के अलावा और कुछ चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, आपके पास तर्क होना चाहिए, तथ्य होना चाहिए, प्रमाण होना चाहिए। बिना उसके आप सिर्फ गाली दे सकते हैं, जो राहुल गांधी जो काम करते हैं। तो उन्होंने एक टिप्पणी की, राहुल गांधी के इस बयान के बाद उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अरुंधति राय का मेल वर्जन नजर आ रहे हैं। क्यों कहा ये उन्होंने कहा कि अरुंधति राय ने कहा है गोवा में हिंदुत्ववादी और सवर्ण भारतीय सेना ने ईसाइयों पर अत्याचार किया, उनकी हत्या की। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग देश के विरोध में कितना नीचे गिर सकते हैं। अरुंधति राय के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ था, एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि उसका क्या स्टेटस है, वो खत्म हो गया या चल रहा है। जो नई न्याय संहिता आई है, भारतीय न्याय संहिता, और उसमें इस कानून में संशोधन किया गया है, राष्ट्रद्रोह को परिभाषित किया गया है। तो मेरा मानना है कि ये फिट केस है, राहुल गांधी के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। ये सेना को डिमोरलाइज करने, देश की सुरक्षा को खतरे में डालने और देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। और उनकी कोशिश ये है कि देश में अराजकता फैले।
जिससे देश का बंटवारा आसान हो जाए, देश को तोड़ना आसान हो जाए। तो राहुल गांधी एक विध्वंसक नेता के रूप में अपनी छवि लेकर सामने आए हैं। अब कोई छिपी हुई बात नहीं है। राहुल गांधी जो हैं वो खुलकर सामने हैं, और जो हैं वो पूरी तरह से भारत विरोधी हैं। मोदी विरोध का आवरण है कि मोदी भाजपा और आरएसएस के विरोधी हैं। दरअसल उनका लक्ष्य भारत विरोध है। जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की बात कर रहे हैं, अगर उनको दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग की इतनी चिंता थी तो अपनी माँ से पूछते कि राजीव गांधी फाउंडेशन में आखिर इस वर्ग का कोई व्यक्ति क्यों नहीं है। वो तो उनके घर की दुकान है, वहाँ कोई चुनाव नहीं होना है, वहाँ कोई सरकारी नियुक्ति नहीं होनी है, परिवार के लोगों को ही करना है। वहाँ जो है याद नहीं आता, दलित याद नहीं आता, आदिवासी याद नहीं आता, वहाँ जो है पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति याद नहीं आता। लेकिन और दूसरी बात, नौकरशाही में या आप न्यायपालिका में जहाँ भी बात करें इस वर्ग के प्रतिनिधित्व की, तो सबसे ज़्यादा समय तो सरकार आपकी रही है, आपकी पार्टी की, आपके परिवार की। आपकी पार्टी और आपका परिवार इस आरोप से कैसे बच सकता है? दूसरी गंभीर बात, जो लोग इस वर्ग से आते हैं उनको सचेत हो जाना चाहिए। दरअसल राहुल गांधी आरक्षण को खत्म करने का आधार तैयार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 75 साल में आरक्षण का कोई फायदा नहीं हुआ। जब वो कहते हैं कि इस वर्ग के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिला आज़ादी के बाद से, तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था फेल हो गई है। तो अगला कदम, अगली बात उनकी होगी आगे चलकर कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। तो राहुल गांधी असल में सिर्फ खत्म करना चाहते हैं, हर चीज़ को, जो भी व्यवस्था है उसको खत्म करना चाहते हैं। उनको ऐसी व्यवस्था चाहिए जो उनको प्रधानमंत्री बना सके, वरना सब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, सब बिके हुए हैं। राहुल गांधी को जो व्यवस्था प्रधानमंत्री न बनाए, वो व्यवस्था उनके लिए किसी काम की नहीं है। तो उनको ये समझ में आ गया है कि चुनाव लड़कर वो जीत नहीं सकते, चुनाव में वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को हरा नहीं सकते। इतनी हार उन्होंने देख ली है कि अब वो थक चुके हैं। तो उनको लग रहा है कि दूसरा रास्ता अपनाओ। चुनाव के रास्ते तो नहीं आ सकते, जनतंत्र के रास्ते तो नहीं आ सकते। तो वह आने का उनको नजर आता है। मैं मानता हूं कि वो भी उनसे नहीं होगा। अराजकता फैलाना, उसी की कोशिश कर रहे हैं कि लोग सड़क पर उतरे। तो आजकल वो जेनजी की बात करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने नेपाल में अभी हाल ही में देखा जेनजी ने क्या किया, तख्ता पलट कैसे हुआ, बांग्लादेश में कैसे हुआ। देश के सारे संस्थानों, खासतौर से संवैधानिक संस्थानों को जातिवादी बताकर उनकी सेवा, उनके त्याग और उनकी प्रतिभा का वो अपमान कर रहे हैं। लेकिन अपमान करना राहुल गांधी का शौक है। उनको लगता है कि वो एलिटिस्ट हैं, वो राज परिवार से हैं, किसी का भी अपमान करने का उनको जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे वो मानकर चलते हैं कि इस देश पर राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। उस अधिकार से उन्हें वंचित कर दिया गया तो वो जाहिर है कि वो व्यवस्था तो ठीक नहीं हो सकती है। उनका जो जन्मसिद्ध अधिकार है उससे उनको कैसे वंचित किया जा सकता है? अगर इस देश का मतदाता उनको ऐसा कर रहा है, राजनीतिक दल कर रहा है, संवैधानिक संस्थाएं कर रही हैं, वो मदद नहीं कर रही हैं उनको सत्ता में पहुंचाने में, तो वो सब कॉम्प्रोमाइज्ड है, बिके हुए हैं। वोट चोरी का अभियान चलाया उन्होंने, बिहार से शुरू किया। बिहार में मैं कह रहा हूं 5 आदमी उनके समर्थन में खड़े नहीं होंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी कितने लोगों से आप बात कीजिए, कैमरा हटाकर उनमें से कोई राहुल गांधी की बात का समर्थन करने को तैयार नहीं होगा। इस देश में कोई नहीं मानता कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ नहीं होती, सामान्य बात है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि फलां या इतने लोगों का नाम काट दिया गया। तो उनको पता था कि ये जिन लोगों का नाम काट दिया गया, अगर उनकी बात मान लें तो वो सब कांग्रेस को वोट देने वाले थे, और जिनका जोड़ दिया गया वो सब बीजेपी को वोट देने वाले थे। तो ये बड़ी मतलब इसको कुतर्क के अलावा और क्या कह सकते हैं? राहुल गांधी के पास किसी बात का कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ है तो कुतर्क, है तो अराजकता का फॉर्मूला, है तो इस देश के विभाजन का रास्ता, उसका लक्ष्य है।
इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं है। लेकिन सेना पर उन्होंने जो टिप्पणी की है, मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है जब बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अब वो समय आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो जो है कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस टिप्पणी का, कि आप देश की सेना को डिमोरलाइज कर रहे हैं, आप देश की सेना में जातीय विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंग्रेज चाहते थे वो काम आप कर रहे हैं। तो जाहिर है कि आपके मन में देशभक्ति तो नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के जज का मैंने उदाहरण आपको दिया कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो इस तरह का कमेंट नहीं कर सकते, लेकिन राहुल गांधी ने घोषणा कर दी है कि वो सच्चे भारतीय तो नहीं हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भर्त्सना के बाद भी वो इस तरह के कमेंट कर रहे हैं। तो इससे समझ जाइए कि राहुल गांधी का इरादा क्या है, उनका लक्ष्य क्या है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।